दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आनन फानन में मजाक मजाक में किसी प्रॉब्लम में हम लोग पड़ जाते हैं और वो प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को लगता है यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। हम लोग फिर इरिटेट होते हैं, इधर उधर अपने सर पटकाते हैं और फिर लगता है कि यार ज़िंदगी खराब हो गई है। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। पर लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि वो जो प्रॉब्लम है कभी कभी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, इवन आप लोग की लाइफ को सेव करने वाली बन जाती है। ये आप लोग यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट, ठीक है। जो इसको प्रॉब्लम लग रही थी स्टार्टिंग में, अब वो क्या हुआ उसके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके लिए लाइफ सेविंग बन गई यहाँ पर। तो जिंदगी में जब प्रॉब्लम आती है ना, वो आप लोगों का नेक्स्ट वर्जन निकाल कर लेकर आती है। वो आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए तैयार करती है। वो आप लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस भर के जाती है। तो जिंदगी में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, इस तरीके की टेंशन आए, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सोचना कि ऊपर वाला आप लोगों को किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। तो जब भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है तो उनके सामने हताश और निराश नहीं होना यार। अपने आप को फिर से उठाकर खड़े करना है और ये बोलना है कि अब ना कुछ मजा आने वाला है जिंदगी में। ये नेचर, ये एटीट्यूड जिस दिन आप लोगों का तैयार हो गया ना, कि प्रॉब्लम में आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कर दिया कि अब दिक्कत आ रही है, अब कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा नया, अब कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। वहीं से ही आप लोग देखना, आप लोगों की लाइफ जो है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा समस्याएं जो हैं वो जब भी समाधान निकालोगे तो नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो इसलिए उसको लेकर परेशान नहीं होना है। अगर कभी फेल हो गए तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन होना है। इसका मतलब किसी अच्छी जगह आप लोग पहुंचने वाले हो। ऊपर वाले ने भी कुछ अच्छी आप लोगों के लिए सोचा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट ऊपर वाले पे रखो और थोड़ा सा अपने ऊपर, फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन और आज का दिन आप लोग कैसे लेकर चलने वाले हो? क्या आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है? अगर नहीं किया है तो बहुत ही बुरी तरह दिन जाएगा और फिर शाम तक आते आते फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अगर अभी से डिसाइड कर कर अपने टेबल पर इसको रख लिया तो भाई साहब बहुत ही शानदार तरीके से अपने दिन को जो है वो आगे लेकर बढ़ पाओगे। तो आपका दिन अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, ये आप लोग खुद डिसाइड करते हैं। और याद रखिए, एक बार अगर आप लोगों ने ये जहमत उठा ली कि हाँ यार अपना दिन जो है वो शानदार जाना है, फिर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। सारी बेसिक चीज़ें जो है वो आप लोग अपने हिसाब से कवर करते हुए नजर आओगे। तो कोशिश ये करनी है हमेशा कि अपने दिन को शानदार तरीके से लेकर चलना है। इसी के साथ में डिसिप्लिन टेस्ट में कितने नंबर हैं आप लोग के जरूर बताना। जिस तरीके से आप लोग अपने आप को शेड्यूल में लेकर चल रहे हो, ये भी उसी से रिलेटेड होता है। डिस्कशन बड़ा शानदार रहेगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है एक इंपॉर्टेंट डे, जिसको बात करेंगे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में। रिफ्यूजी क्या होता है? इसको बोलते हैं शरणार्थी। आज की डेट में तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोग बोल सकते हैं टॉपिक बना हुआ है बेसिकली उन लोगों के बीच में जो कि आज की डेट में आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। वो अलग अलग तरीके से, कोई बोलता है कि क्लाइमेट की वजह से रिफ्यूजी हो गया, कोई बोलता है वार की वजह से रिफ्यूजी हो गया। आज के डेट में म्यांमार से बहुत सारे रिफ्यूजी जो हैं वो इधर उधर आज के डेट में भटक रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री रूल चल रहा है। ऐसे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आज के डेट में प्रॉब्लम हो रही है, जो कोस्टल एरिया में खासकर पानी बढ़ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना एरिया छोड़कर इधर उधर आज के डेट में रह रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और सोचो, आप लोग जब अपना घर बार छोड़कर गाँव में से या फिर अपने शहर में से कहीं और जाते हो तो कैसा फील होता है उस टाइम पर। और सोचो कि आप लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, वहाँ पर आप लोगों के साथ में कुछ नहीं आने वाला है, तो कैसी फीलिंग आती है। तो अपने ही आप में बहुत खतरनाक लेवल की फीलिंग आती है वो। तो बोला गया है कि होप अवे फ्रॉम होम, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि घर से दूर रहकर भी एक आशा की किरण बेसिकली जगाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। पर लेकिन कई सारी आशाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है कि घर से दूर रहकर भी जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को सुधारा जा सके, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और आज की डेट में यार कोई अगर बाहर का इंसान कहीं आकर रह रहा है ना, वो कभी भी अपनी खुशी से आकर नहीं रहता है। इंसान मैक्सिमम टाइम मजबूरी से आकर रहता है। तो ये आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर कोई ऐसा इंसान दिखे आप लोगों को तो उसको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल जी सके, ठीक है। तो ये है कुछ बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। बड़ी ही शानदार और इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है यार, सुनकर आप लोगों का मजा आएगा। पानी को सेव करने के बारे में बात की जा रही है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है इंसान जो है वो पानी की अहमियत समझने लगता है। सर्दी आती है तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। अभी यहाँ पर हमारे देश के अंदर में कई सारी इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्ट की गई हैं। इसमें से एक है यहाँ पर जो अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो उस अवार्ड के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वनडे टाइप एग्जाम में आता है। एक दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, फिर बड़ी न्यूज़ देखेंगे और फिर अपना पैटर्न लेकर चलेंगे जो हमारा चलता है। तो यहाँ पर पहले बात की जा रही है 4th नेशनल अवार्ड के बारे में।
और बेस्ट जो कैटेगरी में किस किस को ये अवार्ड दिया गया है, तो अगर आप लोगों का राज्य इसमें है तो आप लोगों को गर्व फील होगा है तो यहाँ पर बात करते हैं एनटीपीसी के द्वारा भी फर्स्ट रैंक जो है यहाँ पर देखने को मिली 4th नेशनल अवार्ड में। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो ये अवार्ड किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो है धनखड़ साहब, तो जगदीश धनखड़, जो कि पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी हुआ करते थे। 4th नेशनल वाटर अवार्ड यानी कि पानी से रिलेटेड चौथा अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया। इसमें 41 टोटल विनर निकल कर आए हैं। इसमें टोटल मिलाकर जो 41 विनर हैं, इंक्लूडिंग ज्वाइंट कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ज्वाइंट जो विनर देखने को मिलेंगे 11 कैटेगरी के अंदर में। और यहाँ पर क्या क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए एक फिल्म भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, छोटी सी फिल्म है, ये मैंने सर्च की यहाँ पर, कुछ ही सेकंड की फिल्म है। तो नेशनल वाटर मिशन जो कैच द रेन, ये मैस्कोट है आप लोग यहाँ पर, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। बड़ा ही प्यारा सा मोर है यहाँ पर। ये कैच द रेन यानी कि बारिश को पकड़ो, यानी कि बारिश को कंजर्व करो, पानी को कंजर्व करो, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब के द्वारा यहाँ पर ये मैस्कोट फिल्म जो है वो लॉन्च की गई यहाँ पर, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाम है पीकू, ठीक है। पीकू शायद कोई मूवी भी है ना, है? किसकी है बताना जरूर, मुझे मेरे माइंड से निकल गई। कोई है शायद, मैंने सुना है पीकू नाम की कोई मूवी है शायद, ठीक है। बात करें प्रमोट करने की, बात की जा रही है वाटर कंजर्वेशन, और प्राइज फॉर द बेस्ट स्टेट जो है वो कंफर्म किया गया मध्य प्रदेश को। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल मध्य प्रदेश वासी कि आप लोगों को जो है ये अवार्ड मिला है। इसी के साथ में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है जो उड़ीसा को। तो उड़ीसा का जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है उसको ये मिला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एनटीपीसी यहाँ पर बेसिकली बारूनी, इसने सिक्योर किया फर्स्ट रैंक यहाँ पर, जो 4th वाटर अवार्ड यहाँ पर दिए गए बेस्ट इंडस्ट्री की कैटेगरी में। जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो अवार्ड है किसके द्वारा बांटे गए, तो बांटे गए यहाँ पर बेसिकली प्रेसिडेंट धनखड़ साहब के द्वारा। किस किस को बेस्ट कैटेगरी में दिया गया है, ये एटलीस्ट आप लोगों को याद रखना है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाया करते हैं, ठीक है। तो हल्का सा याद आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। यहाँ पर ये आर्टिकल थोड़ा सा हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को देता हूँ, अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी जो पीस प्राइज है 2021 वो गीता प्रेस को दिया गया। गीता प्रेस क्या है, क्या क्या इसके बारे में, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग कई सारी बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक ओवरव्यू है यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा गीता प्रेस को, जो कि लोकेटेड है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर में, जो कि योगी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रह चुकी है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर बेसिकली उनको गांधी पीस प्राइज दिया गया वहाँ पर एक प्रेस को, क्योंकि 100 ईयर उसके द्वारा अपने कंप्लीट कर लिए गए हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये देखो 1923 से था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब यहाँ से इसके ऊपर कोई ना कोई बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको बोला जा रहा है गांधीयन वे ऑफ लाइफ का सिंबल है। आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी के नाम पर एक किताब भी है बहरूपिया, यानी कि एक इंसान जो है वो डिफरेंट अपने टास्क कर सकता है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से लेकर चल सकता है, बिना किसी बाहर के इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहते हुए अपना चरखा चलाकर अपनी जो है जिंदगी उसको डायरेक्शन दे सकता है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने की थी, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो टेंशन मत लेना। अभी यहाँ पर इसको तसल्ली में आप लोगों को समझाऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम लोग। आदित्य मिशन के बारे में किस किस ने सुना है, कई बार मैंने भी डिस्कस किया है। आदित्य L1 मिशन, ये किसके लिए है, ये सूरज के लिए है। इस L1 का मतलब बताओ, देखता हूँ किस किस को याद है, ठीक है। मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। पुणे बेस एक यूनिवर्सिटी है, बेसिकली इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, उसके द्वारा जो बेसिकली एंड एस्ट्रोफिजिक्स, उसके द्वारा बनाया गया अभी यहाँ पर सोलर अल्ट्रा इमेज टेलीस्कोप, जिसका नाम सूट रखा गया है, सूट बूट, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये यूज किया जाएगा इसरो के द्वारा फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 के अंदर में। तो ये काफी एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाने वाला है यहाँ पर, तो ये इसके बारे में याद रखिए। L1 मिशन, आदित्य का नाम क्यों रखा गया यहाँ पर, आदित्य आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो उसमें आदित्य जो है वो पर्यायवाची शब्द की कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आदित्य L1 आप लोग यहाँ से याद रखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाया करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप लोग इसको समझोगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली आदित्य L1। कल एक इतना बड़ा सरप्राइज मतलब मेरे सामने निकल कर आया, मैं हैरान हो गया भाई साहब। मतलब बीपीएल कैटेगरी में भी इंसान जो है, या तो मतलब एक तरीके से बीपीएल कैटेगरी में भी इंसान जो है आईफोन लेकर घूम रहे हैं। बीपीएल कैटेगरी में जहां पर इंसान को प्रॉपर खाना नहीं मिले, वहां पर वो इंसान आईफोन लेकर घूम रहा है, या तो गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बनवा रखा है। यानी कि एक तरीके से ऐसे भी लोग हैं क्या जो मतलब खूब ठीक ठाक फैमिली से आते हैं और बीपीएल कार्ड लिए घूम रहे हैं। ये मुझे बड़ी अटपटी चीज़ लगी यार। ये तो मतलब जो भी सोच रहा हूँ मैं चीज़ों को थोड़ी बहुत हेल्प की जाए, मतलब उसका नया एक अलग ही लेवल का वो निकल के आ रहा है। मतलब वहाँ पर एक मतलब मुझे सरप्राइज करने वाला एलिमेंट यहाँ पर यार। इस तरीके से तो यार कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिसको जो चीज़ें पहुँचनी चाहिए उस तक वो पहुँच ही नहीं पाएगी, और सबको ये चीज़ें प्रोवाइड कराना पॉसिबल भी नहीं है। आप लोग खुद भी सोच सकते हो चीज़ें, ठीक है।
तो यहाँ पर मतलब इसको मैं मतलब लग नहीं रहा है कि ये चीज़ें इस तरीके से चल पाएगी, इसको ख़त्म करूँगा मैं, क्योंकि मुझे तो मतलब हद ही हो गई। कल मुझे पता नहीं था, मैंने बहुत सारे लोगों से कुछ बात करी कस्टमर की टीम से, करिए सर बीपीएल वाला नहीं बोलना था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक ठीक फैमिली से आ रखे और बीपीएल कार्ड लिए घूम रहे हैं। तो ये तो मतलब थोड़ा सा टाइट हो गया यार, ये तो मैं तो सोचा भी नहीं था, ये तो मतलब एक तरीके से इसको कैसे लेके चलना है। उफ, क्या किया जाए इसमें बताओ यार, मैंने बोल तो दिया है पर लेकिन ये तो अजीब अजीब सी चीज़ हो गई है। आधे ऐसे हैं लोग पीछे की भी चीज़ें मांगने लगे, सर हमने भी खरीद लिया हमको दे दो। तो ये बीपीएल वाला यार चक्कर ऐसे तो नहीं चलने वाला है जिस तरीके से आप लोग जिनका हो चुका है उनको थोड़ी ना, ये तो मेरा ऐसा था, मैंने कहा चलो किसी की हेल्प हो जाएगी, ये ऐसे नहीं चला करती चीज़ें, ठीक है। मतलब और खुद भी सोच लो यार, मतलब बीपीएल लिए बैठे हो आप लोग भी, मतलब इस तरीके के लोग, ये तो सरकार को भी एक तरीके का धोखा हो गया ना। ये तो बिल्कुल ऐसे गांव में ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं और राशन की दुकान से राशन लाया जा रहा है बेसिकली, वही वाली चीज़ मेरी समझ में आई यहाँ पर। इसने तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ कर दिया यार, ये तो मतलब मैंने कहा क्या किया जाए इसमें, कह रही सर बोल क्यों दिया पहले इसमें, तो ये गलत लग रहा है यार। कम से कम ये मत करो आप लोग, ये सही चीज़ नहीं है। और जिसका एडमिशन हो चुका है उसका हो चुका है, ठीक है। ये इस तरीके से तो मतलब इन्हीं में लगे रहेंगे और ये जल्दी में सारा सिस्टम ना ये बंद करने वाला हूँ, ये डिस्काउंट विस्काउंट वाला ही चीज़ यार ये झिल नहीं रही है, मतलब इन्हीं में लगे रहेंगे हम तो, सारा काम छोड़ के पूरे दिन इसी में पूरा दिन निकल जाता है यार, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब लग नहीं रहा है मुझे ज़्यादा चलने वाली हैं इसमें। मेरिट के बेस पर डिस्काउंट देना स्टार्ट किया जाएगा, जो इंसान जो है उसको यहाँ पर बेसिकली सिस्टमेटिक में ढंग से काम करेगा उसके लिए चीज़ों को लेकर चलेंगे। इसके बारे में आज ये कल मैं आप लोगों को बताऊंगा ढंग से, देखते हैं इसको कैसे करना है, क्योंकि यार ये तो बिल्कुल ही सारा मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसमें, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। मैंने सोचा था कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, पर लेकिन ये तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें चल रही हैं। चलिए बताता हूँ मैं आज कल में इसको, जब तक देख लो जो करना है आप लोगों को। यहां पर बात की जा रही है गांधी पीस प्राइज के बारे में 2021 फॉर गीता प्रेस, ठीक है। तो पीएम और यूपी सीएम जो है इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई। तो अवार्ड की कैटेगरी में आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और याद रखना 2030 में हम लोग बैठे हुए हैं, पर लेकिन ये जो प्राइज दिया गया है ये 2021 के लिए दिया गया है। तो गांधी जी जो है वो पीस को लेकर काफी ज्यादा मुखर थे। तो एनुअल अवार्ड है जो कि इंस्टीट्यूट किया गया था 1995 में ड्यूरिंग जब 125th गांधी जी की एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, कि अगर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी के लिए या फिर पॉलिटिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फिर थ्रू नॉन वायलेंस यहाँ पर काम करता है उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये 1 करोड़ रुपए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 1 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया जाता है, साइटेशन एक तरीके से ताम्रपत्र टाइप में तो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है प्लेक। इसी के साथ में यहाँ पर एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आइटम भी यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी उसके साथ में काफी कनेक्टेड थे, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा हथकरघा के साथ में गांधी जी कितने कनेक्टेड थे, खुद से भी वो बेसिकली चरखा चलाया करते थे। ये इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, इसी के साथ में एसोसिएशन को मिल सकता है, इंस्टीट्यूशन को मिल सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है। और ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो एक तरीके से नेशनल के लिए बेसिकली काम करते हैं, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी भी कास्ट सेक्स इससे ऊपर उठकर यहाँ पर सबके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं लीडर ऑफ जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, पहले अपोजिशन था पर लेकिन अभी यहाँ पर अपोजिशन में लीडर हो नहीं पाते हैं क्योंकि कोई जीत नहीं पाता है ढंग से, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसी के साथ में जो फाउंडर है जिसका नाम है यहाँ पर सुलभ इंटरनेशनल, वो देखने को मिलते हैं। ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये अवार्ड जो है वो किसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो गांधी पीस अवार्ड जो है बेसिकली अभी दिया गया है गीता प्रेस को, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिशर है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट बुक यानी कि जो एक तरीके से हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक्स पब्लिश की जाती है, तो वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट पब्लिशर है और 100 साल पूरे हो रहे हैं तो इसको दिया गया है। ये गोरखपुर सिटी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1923 में ये जय दलाल के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी, जय दलाल गोयनका, ठीक है। तो इनके द्वारा और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली घनश्याम दास जलान, इनके द्वारा यहाँ पर ये चीज़ें सामने निकाल कर लेकर आए गए सनातन धर्म के प्रिंसिपल को प्रमोट करने के लिए। ये आज के डेट में बात करें 4.17 करोड़ बुक और 14 लैंग्वेज में यहाँ पर पब्लिश कर चुके हैं और 16.2 करोड़ कॉपीज जो हैं ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो भगवत गीता होती है, ठीक है, तो उसके बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। तो कितने लार्ज स्केल पर यहाँ पर काम कर रही है। इनकी मंथली मैगजीन तक आती है जिसका नाम है यहाँ पर कल्याण। तो ये काफ़ी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। आप लोग बोलोगे यार क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रीवियस जो ये अवार्ड दिया गया था, याद रखना ये शेख मुजीबुर रहमान कौन थे यहाँ पर, आप लोगों को पता है ये किससे रिलेटेड थे, ये थे बांग्लादेश से रिलेटेड, ठीक है। और इसी के साथ में सुल्तान ऑफ ओमन जिनका नाम था कुबास बिन सैद अल सैद, ठीक है। तो 2020 और 19 के इनको दिए गए थे, जो मैंने डिटेल में और तसल्ली में आप लोगों से डिस्कस भी किए थे। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पूछी जा सकती है कि किस किस को ये अवार्ड दिए गए, तो याद रखना यहाँ पर ये हमारे देश के लिए नहीं है ओनली, अगर आप लोग बोलो कि हमारे देश के लोगों को दिया जा रहा है ओनली, ठीक है,
तो यहाँ पर दूसरे देश के लोगों को भी यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर आराम से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बात की जा रही है हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ये ट्रांसलेट किया गया बेसिकली एंशिएंट जो इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इंग्लिश। तो यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये ट्रांसलेट किया गया है, तो गांधी जी से रिलेटेड है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, इसी के साथ में जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर देखते हैं महात्मा गांधी जो है एसोसिएटेड है यहाँ पर सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, तो ट्रांसलेट किया गया एंशिएंट जो इंडियन रिलीजियस लिरिक्स होते हैं इंग्लिश 1934 में। तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर अवार्ड है, इससे रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि कौन सा क्राइटेरिया नोट यूज टू सिलेक्टिंग द गांधी पीस प्राइज। कंट्रीब्यूशन टू द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द नॉन वायलेंस एंड द अदर गांधीयन मेथड। दूसरा कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोटिंग द पीस एंड हार्मनी अमंग द पीपल एंड इन द नेशन। तीसरा है कंट्रीब्यूशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स और नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू द एडवांसमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने भी बताया यहाँ पर सोसाइटी और टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये बेसिकली सोसाइटल वेलफेयर की बात की जा रही है, तो ये आंसर आप लोगों का यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गांधीयन पीस प्राइज। तो गांधीयन पीस प्राइज जो है ये 2021 का कंफर्म किया गया गीता प्रेस को। जूरी जो है गांधीयन पीस प्राइज की वो चेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए आप लोग, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। अभी बताया प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से टॉपिक से क्वेश्चन भी बनते हैं और न्यूज में है गांधी जी से रिलेटेड बातें की जा रही है, तो आगे से क्वेश्चन बन सकता है। और गीता प्रेस के बारे में तो आप लोग याद रखिएगा, कम से कम बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। 100 साल पूरे हो रहे हैं तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया और सेम आर्टिकल जो था वो हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया। ये जो आर्टिकल है ये आप लोग जीएस पेपर 2 के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हो। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे देश के अंदर में जो राइनोज यानी कि जो एक सींग का गैंडा जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो आप लोगों के मन में कौन सा पर्टिकुलर जो मतलब एरिया आएगा। तो आप लोग आंख बंद कर कर 1 मिनट में बोलोगे सर ये तो आसाम के अंदर ही पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। दुनिया के 85% जो राइनोज हैं यानी कि जो गैंडे हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आसाम के अंदर में पाए जाते हैं। और आसाम के अंदर में जो दुनिया के राइनोज पाए जाते हैं 85%, उसमें से 70% जो राइनोज हैं वो अकेले काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इतने लार्ज स्केल पर आसाम के अंदर में ये चीज़ें आप लोगों को नजर आती है। पर लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आसाम के बारे में नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के अंदर में यहाँ पर बात की जा रही है कि एक जू बनाया जाएगा जिसमें डॉल्फिन्स और राइनोज जो हैं उनको यहाँ पर बेसिकली रखा जाने की बात की जा रही है। और यहाँ पर कहाँ पर, यह है केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि केवलादेव जो नेशनल पार्क है उसके अंदर में यहाँ पर ये अभी बात की जा रही है, जिसको वैसे पॉपुलरली अगर आप लोग बोलो तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं। ये यहाँ पर अगर किसी भी पर्टिकुलर हम लोग जीव जंतु को लेकर आते हैं बाहर से तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ये नेचुरली नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर लाकर इनको कंजर्व करना। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी क्या ऐसा माहौल हम इनको प्रोवाइड करा पाते हैं जैसा यहाँ पर बेसिकली आसाम के अंदर में देखने को मिलता है। तो कितनी सक्सेसफुल हो पाती है यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातें बताता चलता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर थोड़ी सी डिटेल में और क्लैरिटी आए, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि अभी चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं तो लंबे समय तक ये चलती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में काम नहीं पड़ जाता है, तो फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले तो पर्पज क्या है यहाँ पर, जिसको मैंने बोला है यहाँ पर WESCE, मतलब क्या है इसका मतलब हो गया वाइल्ड लैंड एक्स सीटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो है अभी यहाँ पर जो पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर में केवलादेव जो नेशनल पार्क है वहाँ पर अभी जो बाहर के जानवर को लाकर उसकी वैल्यू बढ़ाने की बात की जा रही है। फ़ायदा क्या होता है, इससे बेसिक फ़ायदा देखने को मिलेगा कि टूरिज्म एक्टिविटी भी यहाँ पर आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। और किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी ऐसी प्रजाति को ये ऐड करना तो कहीं ना कहीं उस एरिया में ये पर्टिकुलर डाइवर्सिटी भी आप लोगों को यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी।
अब गैंगेटिक डोल्फिन अगर बात की जा रही है ऐड करने के लिए, और वो भी एक इंडिजिनस स्पीसीज, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि उस एरिया में जहाँ पर पानी की कमी है तो वहाँ पर एक प्रॉपर एक्वेरियम आप लोगों को क्रिएट यहाँ पर करना पड़ेगा। इसमें डोल्फिन, क्रोकोडाइल्स के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। इंडियन राइनोज, वाटर बफेलो, बारहसिंगा, जिसको स्वैम्प डियर के नाम से आप लोग जानते हैं। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, ठीक है, और कहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से कई बार ये चीज़ें मैच करने के लिए आ जाती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, बोलेंगे यहाँ पर केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। वैसे ये एक तरीका आप लोगों को आर्टिफिशियली क्रिएटेड 1850 में जो मेंटेन किया जाने वाला वेटलैंड साइट है, राजस्थान के अंदर में आप लोगों को एग्जैक्ट इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। ये बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया 1956 में, देश आज़ाद होने के बाद में। फिर वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा इसको इंपोर्टेंस रामसर कन्वेंशन के तहत में 1981 में दर्जा दिया गया। रामसर कन्वेंशन जो है ये ईरान के अंदर में एक रामसर पर्टिकुलर एक लोकेशन है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। उस रामसर लोकेशन से जुड़े हुए एक सी का नाम आप लोगों को बताना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सी है इंटरनेशनल लेवल पर। यहाँ पर बात करूँ तो डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क इसको 1982 में, और इसी के साथ में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की यहाँ पर 1985 में इसको डिक्लेयर किया गया। 375 के करीब बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर में, इसी के साथ में यहाँ पर केवलादेव जो नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जो फर्स्ट रामसर साइट बनी थी देश के अंदर में 1981 में। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे कि देश के अंदर में जो सबसे पहले, तो यहाँ पर केवलादेव और चिल्का जो झील है, लेक है, बेसिकली उड़ीसा के अंदर में सबसे पहली रामसर साइट है हमारे देश के अंदर में। करेंटली अगर बात करें केवलादेव नेशनल पार्क और इसी के साथ में लोकतक लेक जो है, इनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर में डाला गया है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई रामसर साइट जो है वो जैसे ढांचे में थी उससे ज़्यादा उसकी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, तो फिर इस रिकॉर्ड में डालते हैं, तब तक ये रिकवर न कर ले तब तक यहाँ पर इस रिकॉर्ड में रखा जाता है। यानी कि इसको ज़्यादा फोकस देने की बात है, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। गंभीर और बाणगंगा दो रिवर हैं जो कि यहाँ पर इस नेशनल पार्क से थ्रू होती हैं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो आप लोगों से बन ही जाएंगे। जब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करने की बात की जा रही है तो ऐसे क्वेश्चन बनना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को एक मोटा मोटा सा आइडिया बेसिकली बताता हूँ मैं चल रहा हूँ, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया राजस्थान के अंदर में, तो अगर आप लोग राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएंगे। जैसे कि टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व आप लोगों को ये सवाई जो माधवपुर है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है ये अलवर के अंदर में है। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली मुकुंदरा जो ये हिल टाइगर रिजर्व है ये आप लोग को कोटा के अंदर देखने को मिलेगा। खासकर अगर आप लोग आईआईटी की तैयारी करने कभी कोटा गए होंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर जरूर विजिट किया होगा, बताना अपना एक्सपीरियंस। नेशनल पार्क अगर बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बात की जा रही है यहाँ पर सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर के अंदर में। इसी के साथ में नेशनल चंबल सेंचुरी, ये एक ट्राई जंक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, याद रखिएगा। बात की जा रही है नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे कि कहाँ कहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है और किस किस के साथ में यहाँ पर ये कनेक्टेड है, तो ये याद रखना। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग कंफ्यूजन में मत होना। तीनों के तीनों राज्य, जिससे ऊपर उत्तर प्रदेश हो गया, ये राजस्थान हो गया, नीचे मध्य प्रदेश, तो ये पर्टिकुलर रीजन जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से छोटे छोटे, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन आंसर देता है। केवलादेव जो नेशनल पार्क है यहाँ पर उसके बारे में क्वेश्चन है। आर्टिफिशियली क्रिएटेड और मेंटेन्ड वेटलैंड है यहाँ पर, ये डिजाइन किया गया था वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर जो यहाँ पर डिजिग्नेटेड, सॉरी इसको मिला डिजिग्नेशन का जो इसको मिला था रामसर का 1981 में। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें भी ये लिस्टेड है। और इसी के साथ में गंभीर और यहाँ पर बाणगंगा दो नदियां इससे बहकर होकर गुजरती हैं। तो आप लोगों को बताना है स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिकली ओनली 1, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबोव या फिर नन। आंसर क्या है? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबोव करेक्ट है, यानी कि डी आंसर सही है। सही है, इनकरेक्ट पूछा गया है, कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। यानी कि डी आंसर सही है, यानी कि सारी की सारी करेक्ट है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो एक एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने यहाँ पर, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
इसको यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड कर दिया गया था 1985 में। तो कन्फ्यूजन अगर जितना कम रहेगा उतनी अच्छे से चीज़ों को आप लोग समझ पाओगे। 2014 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे कि बात की गई यहाँ पर हरिका जो वेटलैंड है इसके बारे में पूछा गया, कौन सा वेटलैंड यहाँ पर कौन सी रिवर के साथ में कनेक्टेड है। इसी के साथ में जो यहाँ पर बात की जाए केलवादेव जो घाना नेशनल पार्क है, और केलुरु जो लेक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनकी झील है, कौन सी जो यहाँ पर करेक्टली मैच है। तो बोला गया कि ब्याज और सतलज पे है यहाँ पर ये जो कि हरिका है। केवला देव जो है यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा बानासुर चंबल, और जो कोलोरी है यहाँ पर ये मूसी और कृष्णा। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो देखो ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 2 3, सी बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। आंसर जो इसका सही वो है ए, यानी कि 1 सही है, बाकी के जो 2 हैं वो गलत है। यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको जाकर आप लोग देखिएगा आज थोड़ा सा, ठीक है। ये आप लोगों के होमवर्क है, क्योंकि यूपीएससी की जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आप लोग करते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से देखा करो, ठीक है। तो देखना है कहाँ पर लोकेटेड है, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ और कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में देखने को न मिले, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, क्वेश्चन बेसिक पूछ लिया जाए यहाँ पर, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी बताई दी, और इसी के साथ में यहाँ पर और क्या क्या बेसिकली जो एक डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने थी। बाकी बताना, कोई डाउट हो तो दूर करना है, ठीक है। जब भी कोई आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो हर एक न्यूज़पेपर कवर करते हैं। जैसे ये वाला आर्टिकल यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया कि गवर्नमेंट ने जो 65 ईयर की कैप थी वो यहाँ पर हटा दी है, अगर कोई भी जो ऑर्गन डोनेशन या फिर रिसीविंग वाली बात यहाँ पर करते हैं। सेम आर्टिकल जो है द हिंदू के अंदर कवर किया गया कि नो बार टू द रजिस्टर, एक तरीके से यहाँ पर जो खासकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले एरिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये अभी आर्टिकल आप लोगों को दोनों आर्टिकल में यहाँ पर दोनों न्यूज़पेपर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक आर्टिकल आप लोगों का बन जाता है। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जीएस पेपर 2 में जो हेल्थ वाला एरिया है उसके साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। रिसेंटली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मॉडिफाइड नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर लेकर आई गई, और उसमें ये बोला गया कि 65 साल से ऊपर के बारे में जो हम लोग बात करते थे कि यहाँ पर 65 साल से ऊपर की एज के जो रिसीव करने के बारे में बात करते थे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो यहाँ पर खासकर क्या था उसको हम लोग अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि जिससे 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग को मृतक दाताओं से यहाँ पर प्रत्यारोपण के लिए अंग प्रदान करने की अनुमति मिलती है, पहले यहाँ पर नहीं मिल पाती थी। मतलब क्या है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे संविधान के अंदर आप लोगों को पता है पार्ट 3 है, उसमें फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। एक आर्टिकल है 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। अब एक इंसान जो है उसकी एज है 64 साल, एक इंसान जो है उसकी एज है 66 साल, मतलब 64 साल वालों को अलाउ है पर लेकिन 66 साल वालों को अलाउ नहीं है। तो एक तरीके से ये तो फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, राइट टू लाइफ वाले जो उसके अधिकार है उसका हनन हो गया। तो जो नई गाइडलाइन है यहाँ पर इन सब चीज़ों में चेंज करती हुई यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि एक तरीके से लोगों को उनके फंडामेंटल राइट जो है वो मिलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि आज की डेट में एक और इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग आज की डेट में संविधान के अंदर में जाते हैं 7वें शेड्यूल के अंदर में, तो 3 लिस्ट देखने को मिलती है। एक है यूनियन लिस्ट, और एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। तो यूनियन लिस्ट में यूनियन कानून बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। पर अगर सेंटर बना दे तो यहाँ पर पहले उसका प्रिवेल होगा और वो स्टेट जो है उससे गाइडलाइन लेके आगे अपने कानून लेकर चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हेल्थ है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है। समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो बोला यही जा रहा है कि पर्पज क्या है इस गाइडलाइन का, ये तो बता दो। तो पर्पज यहाँ पर ये है कि जो भी रूल वगैरह यहाँ पर लाए जा रहे हैं यहाँ पर, एक तो सारे स्टेट के अंदर में एक सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन देखने को मिले। ऐसा नहीं कि कोई स्टेट कुछ कर रहा है कोई स्टेट कुछ कर रहा है, क्यों? क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है 7वें शेड्यूल के अंदर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाइंड नहीं कर सकती है स्टेट को, पर हाँ ये है कि कहीं ना कहीं अगर इसको लेकर चलते हैं तो अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाएगा।
और इसी के साथ में ज़्यादा लोगों को एक्सेस मिल पाएगी यहाँ पर। अगर किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर इस तरीके से, आप लोग खुद सोचो, किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर, उसके ऊपर एक बार लगा रखी है, अब वो बार हट गई तो वो अपनी जिंदगी जो है वो अपने हिसाब से एंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अंग जो है बेहतर तरीके से जो है लोगों तक पहुंच सकेंगे। अगर किसी की डेथ हो गई है तो यहाँ पर उसका जो अंग जो है वो डोनेशन किसी के इंसान तक पहुंच पाएगा, उसकी जिंदगी जो है वो यहाँ पर सुधरती हुई नजर आएगी। तो ये पॉलिसी जो है एक पॉजिटिव नेचर एक सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। बेसिक कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके चलते ये सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। वैसे किडनी के बारे में, लीवर के बारे में, हार्ट, लंग्स या पेनक्रियाज, ये स्मॉल बॉल्स, ये सारी बताई गई कि 2013 में कितने यहाँ पर हुआ करते थे बेसिकली ट्रांसप्लांट, और 2022 में अब कितने हो रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, किडनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर कितने कम थे, आप लोग देखो 9000 पहुंच गए 3000 से। ठीक है, ये बात करें यहाँ पर लीवर के बारे में तो यहाँ भी अच्छी खासा जंप देखने को मिला। हार्ट के बारे में 30 थे, 250 हो गए। लंग के बारे में बात करें तो ये भी चीजें बढ़ती हुई जा रही है। तो लोग जो है इनके बारे में अब अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, पहले इतने अवेयर नहीं हुआ करते थे। तो ये भी चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर इन सब चीजों को देखती है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसके अंदर में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या था, ये थी बेसिक चीजें। अब इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल मैं आप लोगों का डिस्कस करूंगा, जिसमें सारी चीजें जो हैं बड़ी ही बेसिक से समझेंगे, और वो आप लोगों का एक रिवीजन भी होगा। उस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि कोविड-19 के बाद में क्या सिचुएशन बनी है यहाँ पर ट्रांसप्लांट के बारे में, और एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि 2 आर्टिकल आप लोगों के हो गए यहाँ पर, जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर के थे और बहुत सारे अलग अलग डेटा था। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा 2 आर्टिकल को कवर करके। ठीक है, तो उसको आप लोग और अच्छे से समझेंगे। सारी बातें बताऊंगा कहाँ कहाँ पर कितनी चीजें देखने को मिल रही हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। दोस्तों, एक बड़ी ही प्यारी सी कोटेशन या फिर आप लोग कहावत बोल सकते हैं, जो शायद आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि अंगदान महादान। अंगदान को महादान बोला जाता है। महादान अगर आप लोग देखें इसको क्यों बोला जाता है, आप लोग खुद सोचो कि आज की डेट में से अगर इंसान जो है वो अपना हार्ट यानी कि दिल किसी को डोनेट कर देता है, और उस इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है, उसके बाद भी उसका दिल जो है वो किसी के बेसिकली शरीर में धड़क रहा है। अगर आंखें इंसान जो है वो दान करके चला जाता है, वो इंसान चला गया पर उसकी आंखें आज भी दुनिया देख रही है। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि इंसान के जाने के बाद भी उसका शरीर किसी के काम आ गया, और उसके शरीर के पार्ट उसके जाने के बाद भी जिंदा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि अपना शरीर त्यागने के बाद भी इंसान जो है वो इस दुनिया में सर्वाइव कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आज की डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसकी डेथ हो जाती है पर्टिकुलर ऑर्गन न मिलने की वजह से, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर ऑर्गन कहीं पर है और किसी इंसान जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है वो कहीं दूर है, उस तक कई बार पहुंचना भी यहाँ पर इसकी वजह से मुश्किल हो जाता है। तो ये भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसलिए ऑर्गन डोनेशन के बारे में यहाँ पर लोगों को अवेयर कराया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन लोग डोनेट करें। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप लोगों का जीएस पेपर 2, जो कि हेल्थ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, आप लोग खुद इसको फील भी करोगे कि ये अपने ही आप में कितनी बड़ी बात है। सोचो, घर में किसी इंसान की जब डेथ होती है तो कैसा लगता है। ये मुझे लगता है कि सबने फील किया होगा कभी ना कभी, शायद ही कोई होगा जिसने फील ना किया होगा। अगर नहीं किया है तो बहुत खुशकिस्मत है। पर लेकिन ये एक नेचर यानी कि प्रकृति का नियम है। कोविड-19 के टाइम पे हर एक इंसान के किसी न किसी के घर में से या रिश्तेदार की किसी न किसी की डेथ जरूर हुई होगी। तो उस टाइम पर आप लोग सोचो, जब इंसान की डेथ होती है तो उसका शरीर जो होता है उसको या तो हम लोग दफना देते हैं, या फिर उसको जला देते हैं, या फिर उसको गंगा में बहा देते हैं। तो कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। इसका मतलब ये कि शरीर जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, उसके साथ में हम लोगों ने जो भी रीति रिवाज है उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ बातें फॉलो की। पर लेकिन सोचो, अगर उस शरीर को किसी के काम में लाया जाए हम लोग, पर लेकिन क्या रहता है, कंडीशन ये रहती है कि इंसान जो है वो इमोशनली इतना कनेक्ट रहता है कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। सोचो, जैसे इंसान कोई है, कोई बहुत ही सगा संबंधी है, वो हमको छोड़कर चला गया, और कोई बोले कि यार इसकी आंखें हमें दे दो, इसका दिल हमें दे दो, तो हम लोग को कितना ओड लगेगा सुनने में। पर लेकिन ये सच्ची में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ढंग से हम लोग उस चीज़ को सोचें
जो कि थोड़ा सा टफ है, मैं बोल रहा हूँ कि आसान नहीं है, कि हम लोग उन चीज़ों को डोनेट कर दें, तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात होगी। उस इंसान जिसकी जान जा रही है इनकी वजह से, उसकी जान बच सकती है। कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई थी ऑर्गन डोनेशन में, पर फिर से यहाँ पर ये बाउंस बैक कर रहा है, यानी कि फिर से ऑर्गन डोनेशन जो है वो अभी बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। अगर बात करें, आप लोगों से पूछे कि ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में किन किन राज्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, या फिर बोले यहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और जो साउथ इंडिया के राज्य हैं खासकर ये तमिलनाडु और केरला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को ऑर्गन डोनेशन जो है वो होता हुआ नजर आएगा। जब बात की जाती है ऑर्गन डोनेशन की, तो क्या क्या चीज़ें डोनेट की जाती है, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे किडनी हो गया, दिल हो गया, आंखें हो गई, ब्लड हो गया, या और भी कई सारे बॉडी के पार्ट जो कि रिक्वायरमेंट होती है। पर लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, अगर आप लोगों को ऑर्गन डोनेट करना है तो ये कुछ ही घंटों का काम होता है। यानी कि हमारा शरीर जो होता है वो बेसिकली जैसे हमारी आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ती है, तो उसके कुछ ही घंटों तक वो ऑर्गन जो है वो काम कर रहे होते हैं, उसके बाद में बंद हो जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों के साथ में एक दुखद घटना शेयर की थी कि हमारे घर में एक भैंस थी, उस भैंस की जो है डेथ हो गई थी, और उसके पेट में लगभग कुछ महीनों का बच्चा था, मतलब 7 या 8 महीनों का बच्चा था, या फिर कुछ ज़्यादा ही था। तो उसमें क्या था, वो उस बच्चे की जो है, जैसे ही माँ की डेथ होती है तो उस बच्चे की धड़कनें जो है लगभग आधे घंटे तक, पौने घंटे तक धड़कता रहता है, और वो सांस लेता रहता है। पर लेकिन उसके बाद में उसकी धड़कन भी शांत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि पेट में ही बच्चे की भी डेथ हो गई। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान की डेथ होने के बाद भी कुछ टाइम तक उसकी बॉडी के जो कुछ पार्ट हैं या बॉडी के जो चीज़ें हैं, फंक्शन है, वो प्रॉपर चलते रहते हैं। पर लेकिन कुछ टाइम बाद जो है फिर सारा शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए डेथ के कुछ टाइम बाद में ही ऑर्गन डोनेट करना जो है वो जरूरी है, उसके बाद में वरना फिर वो किसी काम के नहीं रहते हैं। ऑर्गन डोनेशन के बारे में तो आप लोगों से बात कर ली, पर लेकिन आप में से कितने ऐसे इसलिए फैमिली मेंबर हैं जिसने कभी ना कभी ब्लड तो डोनेट किया है? ऐसे भी है क्या ब्लड भी डोनेट नहीं किया आज तक? ऐसा है कोई? अगर है तो ये इस चीज़ को एक बार आप लोग जरूर कीजिए, कम से कम ज़िंदगी में। इसको आप लोग कम से कम अपने बर्थडे पर, या फिर जैसे कि न्यू ईयर आता है उस पर, या फिर कोई घर में खुशी आती है, कोई सिलेक्शन होता है, किसी भी टाइम पर आप लोग यहाँ पर इसको अपनी ज़िंदगी में एक बार जरूर ब्लड को डोनेट करके देखिए। और इसके साथ में आप लोग इसको कोशिश कर सकते हैं कि साल में 2 बार एटलीस्ट ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और अगर 2 बार नहीं तो साल में 1 बार तो कम से कम ब्लड डोनेट करना आप लोग अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना सकते हैं। अगर बात की जाए, ब्लड भी ऐसी एक रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत सारे लोगों की फुलफिल नहीं हो पाती है। और इसमें मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि मेरे फ्रेंड क्या बेसिकली मेरे ताऊजी के लड़के थे, जैसे कि कुनबे में नहीं होते हैं वैसे थे। कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई थी, जो सबसे करीबी किसी को मैंने मरते हुए देखा था कैंसर की वजह से। मैं उस टाइम पर जब भी हॉस्पिटल में जाता था तो झकझोर जाता था मेरा दिमाग, क्योंकि कुछ कुछ घंटों के अंदर ही वहाँ पर किसी न किसी के रोने की आवाज़ आती थी। और दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल था और वहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन थी। यानी कि ज़िंदगी में अगर लगता है ना डिप्रेशन हो रहा है, तो कभी देखो ऐसे हॉस्पिटल में जाकर जहाँ जरा जरा सी देर में इंसानों की डेथ हो रही है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो दुनिया में है। तो आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उस टाइम पर मैंने ब्लड की कीमत समझी, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की खुशामद करी, क्योंकि उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो काफ़ी एक तरीके से नहीं कई सारे दिनों के अंदर, यानी कि एक हफ्ते के अंदर चेंज करना होता था। और जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड जाता था तो उसका चेहरा बिल्कुल खिल उठता था, उसकी बिल्कुल स्किन जो होती है वो हरी भरी हो जाती थी। पर लेकिन जैसे ही वीकेंड जाता था तो वीक आते आते एंड का, तो उसकी बॉडी जो है बिल्कुल सिकुड़ जाती थी और ऐसा लगता था जैसे शरीर के अंदर कुछ है नहीं, मतलब देखने में भी इतना ओड लगता था जिसकी कुछ हद नहीं है। तो सारे एक्सपीरियंस मैंने फील किए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में ज़्यादा अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर फिर भी 2013 से लेके अगर 2017 या फिर इसके आगे आप लोग बात करेंगे, 2020 में थोड़ा डिप हुआ, पर लेकिन 2021 में फिर से चीज़ें जो हैं वो पैटर्न में आ रही हैं। यानी कि लोग जो हैं वो अवेयर हो रहे हैं और आज की डेट में लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट भी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर के प्रोग्राम चलाए जाते हैं ऑर्गन डोनेशन के नाम पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट कर सके। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अगर बात करें हमारे देश के अंदर में टोटल कितनी पॉपुलेशन जो है वो ऑर्गन डोनेट करती है, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि टोटल अगर 1 मिलियन का मतलब होता है कितना, ये होता है 10 लाख।
यानी कि 10 लाख लोगों में से अगर बात की जाए ओनली 0.52 मिलियन लोग ही जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर ऑर्गन डोनेट करते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये रेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यानी कि काफ़ी कम है अगर देखा जाए इसको। अगर आप लोग चेक करोगे सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट करने में दुनिया में कौन सी कंट्री है, अगर ये आप लोगों से कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट कहाँ पर होते हैं, तो ये तो मैंने अपने देश के बारे में आप लोगों को बता दिया। सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन दुनिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं स्पेन के अंदर में। स्पेन के साथ में पोर्चुगल यानी कि पुर्तगाल जुड़ा होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन किया जाता है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूँ तो जैसे 1 मिलियन में हम लोगों ने कितना देखा अपने देश के अंदर में, 1 मिलियन भी यानी कि पूरा 1 लाख 1 मिलियन के उसमें आप लोगों ने बोली यहाँ पर 10 लाख हो गए। तो हमारे देश में अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग 0.5 समथिंग पर हम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात करेंगे यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, अगर बात करें बेसिकली स्पेन के अंदर में, तो उनकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पोर्शन यानी कि हाईएस्ट वर्ल्ड में बोला है तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा पोर्शन उनकी पॉपुलेशन का जो है वो ऑर्गन डोनेट करता है। तो बोला जा रहा है कि 49.6 पर मिलियन, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि आधे से ज़्यादा मिलियन लोग जो हैं यानी कि 5 लाख से भी लगभग बराबर लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट यहाँ पर करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं इस मुद्दे को लेकर कितने ज़्यादा जागरूक हैं, जो कि यहाँ पर इसको ऑप्ट करते हैं ऑर्गन डोनेशन को। ऑर्गन डोनेशन जो है वो आज की डेट में चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, इसका फ़ायदा समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर टोटल अगर ऑर्गन के बारे में अगर आप लोग बात करें तो इसके जितनी अवेयरनेस होती है उतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट यानी कि दिल हो गया, लंग्स हो गए, पैनक्रियाज हो गया, ये सारी चीज़ें ऑर्गन डोनेशन की कैटेगरी में आती है। अगर बात करें हमारे देश में पिछले कुछ टाइम में यानी कि पिछले 12 सालों में अगर बात करेंगे तो लगभग 12,746 के करीब लोगों के द्वारा जो है वो ऑर्गन डोनेशन किया गया। और मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे देश की जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ के करीब आप लोगों को देखने को मिलती है, उस देश के अंदर में 12,000 लोग जो है वो ओनली ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये वही संख्या आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसे बोलते हैं ना, वीडियो जो है वो 1 लाख के करीब लोग देख रहे हैं और जो वीडियो पर फीडबैक देते हैं वो कितने देते हैं, वो देते हैं 7 से 8,000 लोग मुश्किल से। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं। उसमें कोई फीडबैक देने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, लाइक करना पड़ता है एक छोटा सा, और उसमें 1 सेकंड भी नहीं लगती है। तो सोचो 1 लाख लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें 10,000 लोग भी जो है वो फीडबैक नहीं दे रहे हैं, और वो भी फीडबैक जो 1 सेकंड का होगा। तो सोचो जब यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन की बात आएगी तो प्रॉपर फॉर्म भरना पड़ेगा, डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, फिर ऑर्गन डोनेट करना पड़ेगा। एक तरीके से पूरा प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑर्गन तो डोनेट हालांकि डेथ के बाद ही होता है इंसान के जाता है जो, या फिर आप लोग बोले यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली लालू प्रसाद यादव जी की जो बेटी है उन्होंने अपने जो फादर साहब के लिए ऑर्गन डोनेशन किया। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है एक अवेयरनेस फैलाने वाली प्रक्रिया है, तब जाकर चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। नॉर्थ और साउथ में भी आप लोग काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर में। जो नॉर्थ में जो लोग हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं है एज कम्पेयर टू साउथ में। यानी कि सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में अगर पूछो मैं आप लोगों से कौन कौन से राज्य करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया, टोटल मिलाकर ये कुछ राज्य हैं गिने चुने। टॉप 5 राज्य में कौन आएगा? तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं हमारे देश में। लगभग 85% ऑर्गन डोनेशन जो है वो ओनली 5 राज्य से आता है, और बचे हुए 23 जो राज्य हो गए वहां पर ऑर्गन डोनेशन के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। इक्का दुक्का कोई ऑर्गन डोनेट करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात यहां पर की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना चाहिए। ये एक ग्राफ भी है जिसके थ्रू समझाने की कोशिश की गई 2017 से लेके 2021 तक का पैटर्न। 20 में मैंने बोला कि चीजें डिप हो गई थी तो वो यहाँ पर डिप हुई, और फिर 21 में यहाँ पर चीजें जो हैं वो थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। जो नेक्स्ट स्लाइड मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करूंगा उसको देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। मतलब कंडीशन आप लोगों को समझाता हूं कि क्या है जिसके चलते आप लोग की आंखें खुली रहेंगी। अगर बात करें नीड कितनी है और हम लोग प्रोवाइड कितना करा पा रहे हैं, गैप कितना है, अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। दुनिया में 3rd नंबर पर सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट जो होते हैं वर्ल्ड में वो हमारे देश में होते हैं। यानी कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मैं ओनली किडनी की बात करूं, किडनी जो हमारी बॉडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, हमारे देश में रिक्वायरमेंट है लगभग 1.5 से लेके 2 लाख किडनी की। यानी कि इतने लोगों को किडनी की रिक्वायरमेंट है हर साल।
इतने लोगों की किडनी खराब हो रही है, उल्टी सीधी हरकतें, या फिर आप लोग लाइफ स्टाइल डिजीज भी बोल सकते हो उनको, कि हमारा रहन सहन, खान पान, सोना उठना जगना, एक्सरसाइज न करना, बैलेंस डाइट न लेना। सबको बैलेंस डाइट थोड़ी ना मिलती है जैसे आप लोगों को मिलती है इस लेक्चर के अंदर में। तो यहाँ पर 2 लाख पर्सन अगर जिनको किडनी की जरूरत है तो ओनली 8,000 को मिल पाती है। नंबर समझ रहे हैं, डिफरेंस देखो आप लोग यहाँ पर, 2 लाख को जरूरत है और 8,000 को मिल पा रही है। 80,000 लोगों को यहाँ पर लीवर की जरूरत है, पर लेकिन 1,800 को मिल पाता है ओनली। ये समझिए आप लोग 10,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो ओनली 200 लोगों को यहाँ पर मिल पाता है। यानी कि गैप देखो आप लोग, कितने लोगों को रिक्वायरमेंट है और मिल कितने लोगों को पाता है। ये सोचने वाली बात है और ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। सोचो अगर कोई इंसान स्पेन में हो तो वहां पर उसको कितने चांसेस हैं कि उसको वो चीज़ें मिल जाएंगी और कितने चांसेस हैं उस इंसान के जिंदा रहने के। जबकि डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर बात करें, वहां पर भी लोग मर रहे हैं, यहाँ पर भी लोग मर रहे हैं, वहां पर लोग जो है उसको डोनेट कर दे रहे हैं और यहाँ पर लोग जो है वो उसको डोनेट नहीं कर रहे हैं, अपना शरीर जो है वो मरने के बाद में बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इसके चलते लाइफ स्टाइल जो डिजीज है ना, वो काफी बड़ा बर्डन पड़ा हुआ है आज की डेट में। इंसान की बॉडी पर मोटापा चढ़ना, या फिर उसको दिल की बीमारी होना, या फिर उसको बेसिकली आंखों की बीमारी होना, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी आप लोग देखो, स्किन की बीमारी होना, बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जो कि आज की डेट में लाइफ स्टाइल डिजीज है। उन्हें कहते हैं कि ब्लड प्रेशर इंसान का हाई रहता है, पता नहीं क्या क्या बीमारी आज की डेट में देखने को मिलती हैं। मैक्सिमम बीमारी वो हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती हैं। यानी कि इंसान ने अपने रहन सहन, खान पान के तरीकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कई सारी बीमारियां जो हैं वो अपनी ओर बुला ली हैं, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। हार्ट और लंग जो है यहाँ पर ये काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोगों को प्रॉब्लम में पड़ते हुए नजर आते हैं इनकी वजह से। अगर बात करें यहाँ पर ब्रेन डेड पर्सन, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका ब्रेन डेड हो चुका है तो यहाँ पर वहाँ से हम लोग रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, पर लेकिन अगर डोनेट नहीं किया है तो वो वेस्ट हो जाते हैं। 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं एवरी ईयर, ठीक है, पर लेकिन उनके ऑर्गन जो है वो आज की डेट में देखें तो वहां पर उसको डोनेट नहीं किया जाता है। अगर उनके ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो वो आसानी से उनके ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं। सोचो, हम लोग बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, तो ऐसे निकलते हैं। हमको पता है, मैंने कई बार बताया कि रोड एक्सीडेंट हमारे देश में सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है। मैंने बोला था कि लगभग 4.5 लाख से 5 लाख के करीब रोड एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश के अंदर में। सोचो, इसमें से 1.5 लाख के करीब लोग हैं जिनकी प्रॉपर एक डेथ आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर। तो उन जो डेथ हो रही है यहां पर, उसमें से सोचो यहां पर मैंने बोला अभी यहां पर कि कितनी किडनी चाहिए। वो इंसान जो मर रहा है उसकी किडनी भी यहां पर है, वो इंसान जो मर रहा है उसका लीवर भी है, उसका हार्ट भी है। तो इतने सारे हार्ट, इतनी सारी किडनी, ये हम लोग बर्बाद कर देते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा शरीर जो है वो कितना अनमोल है। जो इंसान ये बोलता है ना कि मैं बहुत गरीब हूं, गरीब इंसान बस दिमाग से होता है, वरना जिंदगी में इंसान जो है कमा खाने की एक तरीके से उसके अंदर क्षमता रहे तो कहीं भी कमा खा लेता है। ये इंसान के सोचने के ऊपर डिपेंड होता है। अगर इंसान को इतना शानदार शरीर मिला हुआ है, इतने सारे सोचने समझने के तरीके मिले हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी वो अपनी लाइफ को सही तरीके से लेकर चलना चाहे तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो इंसान जो है वो निकाल सकता है। पर इंसान जो है वो आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं अपनी खुद की कमजोरियों की वजह से, आप लोग खुद देखिए जिंदगी में अगर आप लोग कुछ करने की बात है तो सबसे पहले तो आप लोग यही अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि क्या हम लोग इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप लोग ये देखा करो ना कि दुनिया कर रही है उस काम को, कुछ ऐसा तो काम आप लोगों को बोलने दिया कि आज तक किसी ने नहीं किया है, ऐसा कोई काम आप लोगों से करवाया जा रहा है तो समझ में आता है यार। पर लेकिन वही जो काम है दुनिया कर रही है आज के डेट में। आईएएस की बात करें तो हर साल जो है 1000 के करीब जो है इसमें पर्टिकुलर शीट निकलती हैं। आप लोग समझ सकते हैं उसमें से लगभग 150 से 200 आईएएस हर साल सेलेक्ट होते हैं। आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए तो बोला नहीं जा रहा है कि दुनिया में एक ही होगा वो गोल्ड मेडल इस फील्ड में जो तुम जीत कर लेकर आओगे, तो वो इंसान बोले भी यार टफ टास्क है। तो सोचो, थोड़ा सा अपने आप को उस चीज के काबिल समझो, जब और कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा एक माइंडसेट बना के देखो, चीजें तुरंत आसान लगने लगेगी आप लोगों को। इसी के साथ में अगर बात करूं, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू, ये ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर में जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है और इसको NOTTO, ठीक है, तो नोटों के नाम से आप लोग जानते हैं। यानी कि ये नोट छापने का भी काम करती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। देखिए आप लोगों को आप पता है, जैसे मैंने कई बार बोला है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज की डेट में कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक केस सामने निकल कर आया, एक लड़की के जो बॉडी में से किडनी निकाल ली, उसको ये बोलकर कि तुम्हारे हस्बैंड को जॉब दिलाएंगे। यानी कि लड़की के हस्बैंड को जॉब दिलाई जाएगी, उसको उसके तरीके से उसकी यहाँ पर किडनी निकाल ली और किडनी निकालने के बाद में इंसान जो है फरार हो गए।
अब वो लड़की की किडनी गई, उसकी हालत खराब है और जॉब वॉब का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी भी यहाँ पर तस्करी देखने को मिलती है। एक वीडियो मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी, वहां पर जिंदा इंसान को काट कर उसके अंदर के बॉडी पार्ट निकाले जा रहे थे। वो इतनी ज्यादा वायरल वीडियो थी जिसकी कुछ हद नहीं है। कई जगह उसको बैन कर दिया, टेलीग्राम ने भी उसको बेसिकली डिलीट करा। तो बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन है कि इनका तस्करी, इनका गलत तरीके से व्यापार भी होता है। तो सोचो व्यापार किस चीज का होगा। आप लोगों ने कभी देखा है आज की डेट में, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि खासकर जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी हर जगह बिखरा फिर रहा है, पानी की कोई काला बाजारी कर रहा है, पानी की तस्करी कर रहा है। तस्करी किस चीज़ की होती है? जो मार्केट में कम अवेलेबल हो उसको गलत तरीके से मार्केट में लाने की कोशिश की जाती है, उनकी तस्करी होती है। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये कंडीशन निकल कर आती है। तो इसलिए जरूरी है कि चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर कराए। और ये ऑर्गेनाइजेशन वो काम करती है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये सेटअप की गई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ एंड जो हेल्थ सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। कौन है हमारे मिनिस्टर, ये बताइए। मैंने बताया भी था आप लोगों को। यहां पर दो डिवीजन है, एक तो है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल और स्टोरेज, यानी कि हमारे देश के अंदर में जो ऑर्गन और जो टिश्यू होते हैं उनको रिमूव करना और इनको स्टोर करना, ताकि आगे जिस तक पहुंचाने हैं उस तक पहुंचाया जा सके। पहला। दूसरा देखने को मिलेगा नेशनल, ये है बायो मटेरियल, ठीक है, सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक हेडक्वार्टर मैंने बता दिया जहां पर ये लोकेटेड है। बाकी इसके लोकल ऑफिसेज भी हैं जो कि जरूरी भी हैं यहाँ पर, जो चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी के अंदर आप लोगों को इसके रीजनल ऑफिस भी देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पर जो काम यहाँ पर चल रहे हैं। स्टेट लेवल पर भी यहाँ पर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और स्टेट के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं, ये स्टैब्लिश कर चुके हैं लगभग 12 यानी कि 12 स्टेट। यानी कि आज भी आप लोग देखते हैं कि आधे से भी कम स्टेट ऐसे हैं जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाए हुए हैं। तो जब स्टेट इसको बना ही नहीं रहे हैं तो अवेयरनेस कहां से आएगी मेरे दोस्त? अवेयरनेस भी तो तभी आएगी ना जब कोई इसको स्टैब्लिश करेगा। तो हमारे राज्य जो है उनको भी आगे आना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मुद्दे पर काम करने के लिए। तो यहां पर इसके रिलेटेड एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के नाम से जानते हैं। अब इसकी थीम भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी कि लेट्स प्लीज टू डोनेट ऑर्गन एंड सेव लाइफ, यानी कि चलो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग अपने ऑर्गन को डोनेट करेंगे और जो लाइफ है उनको हम लोग सेव करेंगे। ये यहाँ पर डे भी सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि इन चीजों को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके और जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है उन लोगों तक ये बॉडी पार्ट जो है वो पहुंचाए जा सके। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यार। अगर इसके बारे में मैं बात करूं क्वेश्चन, तो आप लोगों से जैसे कि क्वेश्चन पूछ ले अगर कोई, यहां पर सीधा सीधा बात है। यहां पर बोला गया कि डिस्कस मेजर दैट आर नीडेड टू, एक तरीके से परस्यूड पीपल टू बिकम द ऑर्गन डोनर। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बताइए कि अंगदान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे राजी किया जाए, उसके कैसे उपचार है कि लोगों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए राजी किया जाए। ये काफी बड़ी बात है। मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों की समझ में आ गया, आप लोग राजी हो गए। तो इसी तरीके से लोगों को राजी करना काफी बड़ी बात है। तो परसुएड यानी कि राजी करना उनको इस काम के लिए अगर हो गए तो बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी है, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने ये पर्टिकुलर जो है टॉपिक सुना है, इससे पता चलेगा। यहां पर बोला गया ऑर्गन डोनेशन के बारे में कि ऑर्गन डोनेशन रेट जो है वो 0.52 पर मिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। डोनेशन स्पेन के अंदर में 49.6 पर मिलियन देखने को मिलेगा। इंडिया लेस देन 1/4 स्टेट जो है वो एक तरीके से जो डोनेट मोर देन, वो एक तरीके 3/4 ऑर्गन। तो सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या सही है यहाँ पर? करेक्ट पूछा गया, आंसर है डी। यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओनली यहाँ पर कुछ ही राज्य हैं जो कि पूरा यहाँ पर संभाले हुए हैं, बाकी यहाँ पर सारे राज्य जो हैं वो अपना मजे कर रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यार ये टॉपिक ऐसे हो गया, आप लोग इसको समझिए पूरा टॉपिक कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, न्यूज क्या थी वो समझ ली, किस किस राज्य में क्या क्या कंडीशन है वो समझ लिया, डोनेशन का क्या पैटर्न है, क्या क्या डोनेट किए जाते हैं, बेसिक सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दी कि कितने राज्य है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, कौन ज्यादा डोनेट कर रहा है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों की हो गई। पैटर्न क्या चल रहा है अभी यहाँ पर, इसी के साथ में क्या क्या कमी है, कितना हम लोग कर पाते हैं, कितना गैप है। एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक डे भी कवर करा दिया जो कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। थीम वगैरह आप लोगों से पूछ ली आती है, एक क्वेश्चन भी हो गया और आंसर राइटिंग भी यहां पर हो गई। टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि अब क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन न छूटे। इस टॉपिक को अब आप लोग किसी को पढ़ा भी सकते हो, तो इसको कहते हैं पढ़ना। अगर इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से चीजों को तैयार करना स्टार्ट कर दिया और फिर इस चीज का रिविजन करते रहना।
अब मान लो ये टॉपिक 4-5 बार आ रहा है कहीं पर भी कि तमिलनाडु में इतना ऑर्गन डोनेट हो गया, केरला में इतना ऑर्गन डोनेट हो गया, यहाँ पर तस्करी हो रही है, तो किसी भी तरीके से टॉपिक आ जाए, आप लोगों ने अगर इस तरीके से एक बार तैयार कर लिया, अब उससे कोई क्वेश्चन पूछे या किसी के साथ में आप लोग डिबेट डिस्कशन में आप लोग लगो, तो सामने वाला कहेगा कि समझदार इंसान है यार, सारी बातें जानते हैं। तो बताना कि एसएलवी फैमिली मेंबर है हम लोग, ठीक है। फीडबैक जरूर देना जैसा भी आप लोगों को लगता है टॉपिक। कोई डाउट है तो उसको पूछ लेना, ऑलवेज वेलकम डाउट। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो क्लियर करके आगे बढ़ना है, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का डाउट को लेकर, ओके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को हो जाएगा जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर भी, गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोग नॉर्मली इसको बोल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसा पोर्शन है जिससे ऑलरेडी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और इसके साथ में जो भी जहां जहां पर भी डाउट होगा वो आप लोग पूछना, ताकि आगे कोई भी डाउट आप लोगों को न रहे। बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको डीबीटी आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा इशू की गई गाइडलाइन, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि जीएम क्रॉप्स के लिए, तो आसानी से कर सके, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले। यानी कि एक तरीके से जीएम क्रॉप में अगर कोई रिसर्च या स्टडी करना चाहता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रही है, ताकि हमारे देश में भी चीज़ें जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके बिना किसी टेंशन के। पहले कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। आखिर यहाँ पर ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर हम लोग जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो बनाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसके बारे में अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है, उसको कोई पर्टिकुलर बीमारी होगी, और वही बीमारी जो थी उसके माँ बाप को थी। इस बच्चे को ये बीमारी होगी, आगे ये बच्चा बढ़ा, और बढ़ने के बाद में इसकी शादी हुई, इसके खुद के बच्चे हुए, और वो बीमारी जो है इसके बच्चों को भी ट्रांसफर हो गई। सेम पैटर्न आगे देखने को मिला, ये बढ़ा, इसके बच्चे पैदा हुए, वो सेम बीमारी बच्चों को ट्रांसफर होगी। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक जेनेटिक डिजीज जिसको आप लोग बोलते हो, यानी कि ये दर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आगे बढ़ती रहती है। अगर इसका इलाज नहीं किया तो ये ऐसी बढ़ती चली जाएगी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद करती चली जाएगी, अगर ये कोई खतरनाक बीमारी रही तो इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो ये जरूरी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, आज की डेट में आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की बढ़ती हुई जा रही है। हमारे अकेले देश में आप लोगों को लगभग 130 करोड़ के करीब लोग देखने को मिल जाएंगे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर लेकिन हमारे पास में जमीन उतनी की उतनी ही है, पृथ्वी एक ही है, उतनी की उतनी रहने वाली है। तो पहले जितनी हम लोग यहाँ पर गेहूं साग सब्जी जो उगाते थे वो वहां पर काफी ठीक से हम लोग यूटिलाइज कर पाते थे, काम चल जाता था। पर पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इसी तरीके से कम जमीन में ही ज्यादा पैदावार अगर करनी है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का वर्जन निकल के आया कि कम एरिया में ही अच्छी पैदावार आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ में उसमें बीमारी भी नहीं लगेगी, वरना पहले बहुत सारी फसल जो थी वो बीमारी की वजह से बर्बाद हो जाती थी। तो ऐसी चीजों का इलाज ढूंढने के लिए यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेकर आए यहाँ पर। अब एक टर्म जो है जिससे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकते हैं, पहले आप लोग वो समझिए, जिसको आप लोगों को बेसिक चीजें जिसको कहते हैं। डिफरेंस है यहाँ पर दो चीजों में, एक तो बोलते हैं आप लोग जीएम, ठीक है, बेसिकली आप लोगों को मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, एक तो बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, एक को बोलते हैं जीन एडिटिंग, और यहाँ पर ये हो गया जीन एडिटिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस है, और नाम से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एडिट करना है। एडिट मतलब कुछ चीजों को काटो और काट के इसको फेंक दो, और फिर यहाँ पर जो है इसको आपस में, यानी इसको यहाँ से यहाँ पर जोड़ दो, इसको यानी कि ये हटाओ, इसको डिलीट कर दो और इनको आपस में जोड़ दो। तो ये हो गया जीन एडिटिंग, यानी कि बाहर का कोई भी माल जो है वो इसके अंदर नहीं लगाया गया है, ये जो इसका ही ओरिजिनल कंटेंट रहा है, बाहर से कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर चेंज हो गया, किसी को कोई बीमारी है तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जो बीमारी वाला डीएनए है वो कट कर बाहर निकाल दिया। अब इसी पीढ़ी में ये बीमारी जो है यहीं पर ही रुक जाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर ये बीमारी नहीं पहुंचेगी। अगर कोई बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चली हुई आ रही है, तो ये आप लोगों को यहां पर बेसिकली ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरा क्या हो गया, दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब होता है, यहां पर एडिट करना है पर यहां पर मॉडिफाइड करने हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली पुरानी बाइक है, आप लोगों को मॉडिफाइड करवानी है तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लगवाते होंगे ना, कि हाँ यार ये लाइट लगवा देना, ये गद्दी थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए, हैंडल थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। गाड़ी भी आप तो आज के डेट में गाड़ी भी मॉडिफाइड करवाते हैं, इंसान अपने थोपड़े को मॉडिफाइड करवा रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कई
सारी हीरो हीरोइन जो है वो अपने जो लिप्स हैं उनको थोड़ा सा मोटा करा रहे हैं, कोई यहाँ पर अपनी आंखों की भौं को सही करवा रहा है, कोई चेहरे का जो बेसिकली जो देखने का स्ट्रक्चर है उसको चेंज करवा रहा है। तो ये होता है मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को चीजें लगती हुई नजर आएंगी। तो जब यहाँ पर इस चीज को हटाया जाता है और हटाने के बाद में इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ा जा रहा है, एक्स्ट्रा चीज लाई जा रही है इसके बीच में, तो उसको आप लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बोल देंगे। तो ये डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसमें कोई बाहर का कोई फॉरेन जीन ऐड किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड में, पर लेकिन इसमें नहीं किया जाता है जीन एडिटिंग में। तो यहां पर ये जो जीन एडिटिंग के लिए लिखा हुआ है यहां पर CRSPR, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, जो कि आप लोगों से मैं डिस्कस भी करूंगा कि ये CRISPR-Cas9 क्या है, यहां पर इसके बारे में पूछा गया था। तो ये एक जीन एडिटिंग कैंची आप लोग बोल सकते हैं। जी हाँ, कैंची का यहां पर आप लोगों ने सिंबल भी देखा होगा, यानी कि एक तरीके से जो जीन एडिट किया जाता है यहां पर जो काटा जाता है, तो ये कैंची इस्तेमाल की जाती है इसको कट करने के लिए। आप लोग इस टेक्नोलॉजी को यहां पर एक कैंची बोल सकते हो, ठीक है। क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड सोर्ट, इसी के साथ में पैलिंड्रोमिक, ये है रिपीट्स। तो ये इसका नाम रखा गया है जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, इससे आप लोग बोल सकते हैं। ये काफी ज्यादा इस न्यूज में थी और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात भी करूंगा। इसी का इस्तेमाल करने के लिए हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अभी अपने रूल रेगुलेशन नोटिफाइड किए गए। जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर सेफ्टी असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए जीन एडिटिंग अगर करनी है 2022 में प्लांट्स के अंदर में, तो उसको अलाउ किया जा रहा है और सबके ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है सब मिलकर यहाँ पर काम करेंगे अच्छे से, सबको यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके से मॉडिफाइड देखने को मिलेगा जीन के जो प्लांट्स के अंदर में। तो यहाँ पर पहले एग्जेम्पशन दिया गया है, जो पहले अप्रूवल लेना पड़ता था। वो नहीं मैं बोलने लगूं कि आप लोगों को आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर जाकर लिखने और मेरा अप्रूवल लेना पड़ेगा हर बार, ठीक है। जैसे फेसबुक ग्रुप में होता है, अगर आप लोग अप्रूवल नहीं लेंगे मतलब वहां पर अप्रूवल करना पड़ता है, पर लेकिन टेलीग्राम में अप्रूवल का कोई चक्कर नहीं है। फेसबुक में ऐसा सिस्टम है कि वहां पर अप्रूवल करना पड़ता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये यहां पर जेनेटिक जो इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी थी, इससे यहां पर अप्रूवल लेना पड़ता था अगर कोई भी ऐसा काम करना है। अब वो अप्रूवल हटा दिया गया है। तो गाइडलाइन जो है वो वेरियस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लांट्स जो कि हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर अगर बात करें तो अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके चलते एक साइंटिफिक गाइडलाइन रहेगी जिसके बेस पर यहां पर ये अपने काम कर सकते हैं। क्रॉप्स के अंदर यहां पर ये चीजें लेकर चल सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर कमेटी के बारे में बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अगर बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कैसी होती है, जो पर्टिकुलर कानून पास कर पार्लियामेंट में बनाई जाती है। तो ये किसके तहत आती है? अब यहां से आप लोगों को क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे किसके अंदर आती है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर यहां पर ये आप लोगों को कमेटी देखने को मिलेगी। इसके बारे में अगर बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रूवल कमेटी होती है ये बेसिकली रीनेम की गई है। फिलहाल अभी इसका जो नाम है, पहले यहां पर 2010 के बाद में इसको रीनेम किया गया और आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और ये मिनिस्ट्री अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर पूछ लिया करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या यहां पर बेसिकली यूज होना है, मैन्युफैक्चर करना है, स्टोर करना है, इंपोर्ट करना है, इनके बारे में सारा ये एक कहानी प्रोवाइड कराती है, यानी कि ये पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है। इसको जो चेयर किया जाता है, कमेटी जो चेयर की जाती है, वो स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर करता है, जो कि एक IAS ऑफिसर रहता है। इसी के साथ में जो मेंबर रहते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं अलग अलग एजेंसीज, डिपार्टमेंट और एक तरीके से जो कि मिनिस्ट्री के जो एक तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, ताकि कोई भी स्टडी की जाए तो वो कोई ऐसा ना बन जाए कि चमत्कार बन गया, बनाना कुछ चाह रहे थे कुछ और बना दिया और उसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट यहां पर होनी चाहिए जिसको फॉलो करना है और उसी के पैटर्न को लेकर चलना है। काट पीट तो डाल दिया, पता नहीं कुछ ऐसा तोड़ मोड़ कर जोड़कर कुछ ऐसा बना दिया कि वो भाई साहब यहां पर कुछ और ही बवाल बन गया और फिर उसने सोसाइटी पर इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया। तो ये काम नहीं करना है। तो इसलिए यहां पर जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो सिस्टमेटिक वे में फॉलो करके चलना है। यही कहानी को कंप्लीट करने के लिए, इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में। यहां पर इमैनुअल ये चारपेंटर और जेनिफर डोडेन, ठीक है, डोडेन।
तो यहाँ पर इनको बेसिकली यही जो क्रिस्पर कास9 जो मेथड था जीन एडिटिंग का, इसी को यहाँ पर प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए, इसी को यहाँ पर यूज करने के लिए, तो यहाँ पर इसी को डेवलप करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में जीन को मॉडिफाइड कर पुरानी से पुरानी बीमारी को भी यहाँ पर बेसिकली ठीक किया जा सके, यही सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर कट किया, फिर यहाँ पर इंसर्ट कर दिया डीएनए टेम्पलेट्स। तो ये एडिट करने का प्रोसीजर इनके द्वारा यहाँ पर और अच्छे से गाइड किया गया। तो नोबेल प्राइज, और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं एटलीस्ट 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोगों को कवर करके जाने हैं। जब भी किसी भी एग्जाम में आप लोग जाते हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आप लोग का पक्का बन ही जाता है बिना कोई डाउट के। तो 2 कम से कम आप लोग नोबेल प्राइज जरूर कवर करके जाना। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया 2015 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर किसके? बोला जा रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है 2006, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। तो आप लोग खुद बता दीजिए यहाँ पर कि किसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर, और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर यह भी याद रखना है कि मिनिस्ट्री कौन सी है। अगर कोई मिनिस्ट्री आप लोगों से पूछ ले तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये कौन है इसके मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2019 में आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये। ठीक है, तो पूछा गया Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज क्या है? तो अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को यहाँ पर, ये क्या है बेसिकली एक सीजर है। ठीक है, तो एक मोलिकुलर सीजर है जो कि टारगेट करती है जीन एडिटिंग को। बायोसेंसर है, ठीक है, जीन है जो कि प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, हर्बिसाइड्स है। तो यहाँ पर मैंने बताया ना अभी कैंची है एक तरीके की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा अगर कल को कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो। एक ही आर्टिकल जो है कई बार वहाँ पर उस टाइम पर मैंने एडिटोरियल के अंदर भी यहाँ पर कवर किया था उस टाइम पर, कि हमारी कंट्री में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर जीएम मस्टर्ड के ऊपर यहाँ पर काम कर रही थी, और बार बार काफ़ी सारे आर्टिकल यहाँ पर न्यूज़ में आ रहे थे। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी कि इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके साथ में मिलकर देखिए यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया उसी के नाम पर बिल्कुल। ठीक है, कि यहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकली ये मिलकर काम किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, जबकि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। तो अगर वो आप लोगों ने सुन रखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है आप लोगों को यहाँ पर, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आराम से, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा न्यूज में आई थी उस टाइम पर। तो इस तरीके से आप लोग अगर रेगुलर डिस्कशन सुनते हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आप लोगों के। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया कॉमन सेंस का 2017 में। बोला गया कि यहाँ पर जो जेनोमिक सीक्वेंसिंग बार बार हम लोग बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर के रेफरेंस में न्यूज में भी थी यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसको यूज किया सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए जेनेटिक मार्कर, डिजीज कोई भी है यहाँ पर, कोई ड्रोथ टोलरेंट कोई क्रॉप आप लोग ला सकते हैं ताकि यहाँ पर सूखा पड़ता है उसमें भी हम लोग खेती कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही है, जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर इसको उगा सकते हो, हेल्प करती है टाइम रिड्यूस करने में। और इसी के साथ में कोई भी ऐसा पैथोजन है उसको आप लोग हटा सकते हो, बेसिकली क्रॉप के साथ में उसका रिलेशन खत्म कर सकते हो, कोई भी ऐसा रोगाणु है तो यहाँ पर, तो ये बोला गया है। जी हाँ, सारे की सारी स्टेटमेंट सही है, कोई डाउट ही नहीं है दूर दूर तक भी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन सकता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में बोला जा रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। क्यों? क्योंकि लग रहा है यार बेसिकली कुछ ऐसे ही काम करते होंगे यहाँ पर। तो पहली स्टेटमेंट मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, अगर यही आप लोगों को पता है अकेली तो आप लोग आंसर दे देंगे आराम से यहाँ पर। नहीं, इसके अंदर नहीं आती है भाई साहब, अभी तो बताया आप लोगों को यहाँ पर किसके अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करती है। और ये जो स्टेटमेंट दे रखी है बाकी की दोनों बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इन चीजों को लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कल को क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या चीजें, तो इस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, नेशनल लेवल की कुछ न्यूज है यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, टुवर्ड द इंप्रूविंग वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉई। तो वाई ब्रेक यानी कि योगा ब्रेक की बात की जा रही है आयुर्वेदा के द्वारा। और योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन में, अभी आप लोगों को पता है कहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। मोदी जी तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सेलिब्रेट करेंगे, हम यहीं पे करेंगे। ठीक है तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो देखते हैं आप लोगों को डिस्कस करेंगे। पर वाई ब्रेक के बारे में याद रखिएगा, योगा एट ऑफिस चेयर। तो वहाँ पर थोड़ा सा लोग कई लंबे समय तक चेयर पर बैठे रहते हैं, तो उनके लिए है। 20 जो G20 है चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया के पास में है आप लोगों को। और यहाँ पर देखने को मिल रही है ये 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो कि पुणे के अंदर में देखने को मिल रही है 20 और 21 यानी कि आज और कल। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा, कैसे डिजिटल एजुकेशन और इन सबको लेकर चल सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है।
इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया ताकि मिलेट्स के एक्सपोर्ट को जो है वो रिवाइव किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पर बात करें जो पर्टिकुलर इससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को रोम इटली के अंदर में है और यूएन से रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर अलग अलग कंट्री में इनका क्या क्या फायदा हो सकता है वो पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश ने यहाँ पर ये अरुण पूल, ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, ई विजिलेंट की बात और की जा रही है यहाँ पर अभी, यानी कि एक तरीके से ऑनलाइन आप लोग अपनी बेसिकली यूज़ कर सकते हैं कंप्लेन करने के लिए पुलिस में, वहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये सिस्टम स्टार्ट किया गया जो कि काफ़ी अच्छा है लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है जयराम ठाकुर, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया रियल इस्टेट एक्सपो 2023 धर्मशाला के अंदर में ये ऑर्गेनाइज कराया गया हिमाचल प्रदेश जो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके द्वारा एंड हिमाचल प्रदेश जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है उसके द्वारा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चलने के लिए। एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस जो लिमिटेड है उसके जो सीईओ हैं वो बेसिकली यहाँ पर बात करें इंप्लीमेंट किया जाए एनर्जी इफिशिएंसी रिलेटेड चीज़ खासकर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर में, ताकि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। तो इसमें अच्छे से मिलकर काम किया जाएगा और भी अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिलकर काम करेंगे। आज के डेट में आप लोग समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है उसको लेकर बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, ठीक है। जब अपनी रैंक अच्छी आती है यहाँ पर हमने चाइना और यूएसए को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर बेसिकली इंडिया रैंक फर्स्ट है ग्लोबली इन लेड जो जीरो सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम किया जा रहा है इन्वायरमेंट को लेकर, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऑल जो बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर सिस्टम देखिए रेटिंग दी जाती है यहाँ पर पर्टिकुलर। तो यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग जो काउंसिल है उसके द्वारा यहाँ पर ये सिस्टम तैयार किया जाता है कि किस तरीके से ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम लोग फोकस देकर चल रहे हैं, ठीक है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है पार्टिसिपेट कर रही है 3 डे जो इंटर सोलर यूरोप के अंदर में यहाँ पर एग्जीबिशन है, कहाँ पर म्यूनिक बेसिकली जर्मनी के अंदर। तो 14 से लेकर 16 तक यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर IREDA जो है यहाँ पर ये एक मिनी रत्न है, कैटेगरी फर्स्ट में आती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सरकार की बेसिकली एजेंसी है, तो ये अच्छे से काम करेगी रिन्यूएबल एनर्जी में, अक्षय एनर्जी जैसे सोलर और विंड एनर्जी हो गया। नेशनल जो वर्किंग प्लान है ये यहाँ पर बेसिकली कोड 2023 रिलीज किया गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉरेस्ट एंड इवॉल्विंग न्यू अप्रोच, ताकि चीज़ों को लेकर चला जा सके। तो वर्ल्ड डे टू कम्बैट द डेजर्टिफिकेशन इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके चलते फॉरेस्ट को कैसे बनाकर रख सकते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली देहरादून के अंदर में। नेशनल वर्किंग प्लान कोड जो है ये अडॉप्ट किया गया था 2004 में फर्स्ट टाइम और फिर अमेंडमेंट किया गया 2014 में, और अभी आगे लेकर चल रहे हैं ताकि फॉरेस्ट को ढंग से अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर चल सकें, ठीक है। एक सेकेंड, पाकिस्तानी क्रिकेटर जिनका नाम है यहाँ पर नाहिदा खान, उन्होंने रिटायर कर दिया, अपना अनाउंसमेंट बेसिकली कर दिया यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो पर्सन इन न्यूज़ में कई बार इक्का दुक्का पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं आप लोगों के सामने, इनके नाम आप लोगों को बताने हैं। कमाल कर दिया बंदों ने। तो इंडियन सेटलर है सात्विक साई रिकी रेड्डी और इसी के साथ में चिराग शेट्टी, इनके द्वारा हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है। फर्स्ट गोल्ड मेडल जो डबल कैटेगरी में यहाँ पर जीता गया इंडोनेशिया में बैडमिंटन में, ठीक है। तो ये फर्स्ट है जो डबल कैटेगरी में हम लोग जीत कर लेकर आ रहे हैं, तो काफ़ी शानदार है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये काफ़ी एक तरीके से ना ऐसी फीलिंग आती है कि मज़े आ गया। तो देख लो आप लोग दोनों को अच्छे से, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन में नहीं आना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बड़ी ही इजीली। तो इसके बारे में थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेशन कम से कम आप लोग जरूर रखिएगा, ओके। क्वेश्चन है, सारी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ पूरी वीडियो के अंदर में उनको एक जगह काउंट कर कर आप लोग अपना स्कोर बताया करो। एम पोक्स क्या है यहाँ पर, चिकन पोक्स, हॉर्स पोक्स, मोंकी पोक्स या कैमल पोक्स? सही आंसर क्या है, हालांकि डायरेक्ट समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। कौन सा वायरस जो है जो यहाँ पर ये हिमोरजिक जो बेसिकली फीवर है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है उससे रिलेटेड कौन सा है। मार्कबर्ग जो वायरस है, रोटा वायरस है, SARS-CoV-2 या फिर इन्फ्लुएंजा? सही आंसर क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली, रोम, जेनेवा या न्यूयॉर्क? सही आंसर क्या है बताइए। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव द लीगल राइट टू द एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इंडिया, इक्वाडोर, पपुआ न्यू गिनिया या फिर मॉरिशस? सही आंसर क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ये है बेसिकली एंड्रोट द्वीप या आइलैंड, ठीक है। तो एंड्रोट आइलैंड या द्वीप जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है लिटिल अंडमान, ये निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप या फिर ग्रेट निकोबार? सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। सी सेट का क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा सा, बेसिकली रीजनिंग का है, अटेम्प्ट करो, आंसर आप लोग दे पाओगे मुझे पूरा पक्का है। फिर इसके बाद में आंसर बताता हूं सारे क्वेश्चंस के। तब तक एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में आप लोगों से बात करता हूं जिसका नाम है यहाँ पर साकम्बरी झील।
तो शाकंभरी झील जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है यहाँ पर, ये बेसिकली एक तरीके से जो सांबर साल्ट लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट साल्ट लेक आप लोगों को देखने को मिलती है। इसको शाकंभरी झील के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं। जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर में आप लोगों को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक एरिया है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। खासकर राजस्थान से अगर आप लोग आते हैं तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। कुछ अगर लोकल इंपॉर्टेंस है इसकी तो बताएगा, ताकि हम जैसे लोग जो हैं जो आसपास वाले रीजन में रहते हैं वो भी इसके बारे में जान सकें। ठीक है, तो बताइए सही आंसर क्या है, देखता हूँ कौन कौन सी आंसर बताता है। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहला एमपोक्स, मंकी पॉक्स के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इसकी पिक्चर जाकर देखोगे तो थोड़े से डर भी सकते हो आप लोग यहाँ पर, इसलिए अंधेरे में मत देखना। ठीक है मतलब बड़ी ही खतरनाक यार बीमारी। हंसना तो खैर एक तरीके से मैं वैसे बोल रहा हूँ हंस के, पर लेकिन देखोगे ना आप लोग घबरा जाओगे, इतनी खतरनाक बीमारी है। WHO के द्वारा अभी लगभग इसके यहाँ पर 85,000 के करीब केस जो हैं वो कंफर्म किए गए, और USA में सबसे ज़्यादा केसेस इसके देखने को मिले, लगभग 30,000 के करीब। समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा केस कहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो MP जो इसके बारे में याद रखिएगा। सबसे पहले जो बीमारी थी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर में 1970s में इस बीमारी के बारे में पता चला था। ठीक है, तो वैक्सीन जो है जो स्मॉल पॉक्स के लिए दी जाती है, हालांकि वही अभी यूज़ की जा रही है, कोई नई वैक्सीन अब तक डेवलप नहीं की गई है। तो देखते हैं जल्दी मार्केट में आती है तो फिर पता चलेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है हिमोजिक फीवर के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो याद रखिएगा ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये है मार्बर्ग वायरस से रिलेटेड। ये भी वायरस अभी यहाँ पर रिसेंटली न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इक्वेटोरियल गिनिया, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर में फर्स्ट केसेस इसके अभी यहाँ पर रिपोर्ट किए गए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो उसके चलते इसके केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है ये फ्रूट बैट से, यानी कि फ्रूट बैट जो है वो इसका नेचुरल एक तरीके से वो बताया जा रहा है कि जहाँ पर ये रहता है। रेयर वायरस है, पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 1967 में, आज की बात नहीं है यहाँ पर, बहुत ही पुरानी बात है यहाँ पर। तो लेबोरेटरी में यहाँ पर मार्बर्ग बेसिकली जर्मनी, और इसी के साथ में बेलग्रेड साइबेरिया के अंदर में, जिसकी बेस पर इसका नाम भी है मार्बर्ग वायरस। ठीक है, जहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी ये तो सीधी सीधी बात है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। WMO रिसेंटली अभी न्यूज़ में था यहाँ पर, टोटल मिलाकर 192 मेंबर है, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर। ये इस्टेब्लिश किया गया था वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस के थ्रू, जो कि 1873 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक कवर हो रहे हैं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि लीगल राइट दे चुके हैं एनिमल को, जैसे हमारे इंसानों के अधिकार होते हैं ऐसे ही यहाँ पर इक्वाडोर जो है वो लीगल राइट दे चुके हैं एनिमल को। तो साउथ अमेरिका के अंदर में एक कंट्री है, फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जिसने लीगल राइट दे दी है यहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। तो एक तरीके से ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि एक आप लोग यहाँ पर जब यहाँ पर इस तरीके से ना लीगल राइट दे रहे हो उनको, कि उनके लिए भी केस लड़े जा सकते हैं, उनके भी अधिकार है। तो अपने आप में एक तरीके से ये मानवता का एक अच्छा उदाहरण आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है एंड्रोट आइलैंड के बारे में। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो लक्षद्वीप वाले एरिया में ये आप लोगों को लोकेटेड नजर आएगा। ठीक है, तो एंड्रोट आइलैंड डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कई बार कई सारे आइलैंड जो है वो न्यूज़ में रहते हैं, तो कोई भी ऐसी लोकेशन जो कि आप लोगों से पूछी जा सके तो याद इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरेबियन सी के बारे में बात की जा रही है। बाकी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना, आंसर आप लोगों इसका बी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ये इसका आंसर आप लोगों के सामने है। तो ये बाकी मैंने आप लोगों से लेक के बारे में डिस्कस कर ही लिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राजस्थान के अंदर में है, एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों को बता दी, तो डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी टाइम पर पहुंच जाना क्लासेस पर, और इसी के साथ में एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों का जो क्विज होता है उसको भी आप लोग अटेम्प्ट करिए। और कुछ चीज़ें मुझे पता है अभी चल रही हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं मैनेज कर पा रहा हूँ आराम से, जैसे ही मैनेज हो जाती हैं यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में और अच्छे से चीज़ें आप लोगों की देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखिए। ठीक है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो मैं समझ रहा हूँ, अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उनको बस थोड़ा सा आप लोग एक तरीके से अभी पेशेंस करके रखिए। फिर सारी चीज़ें बहुत ही तसल्ली में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा मैं, क्योंकि उसी के लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए और फिर चीज़ें जो हैं वो सही से आगे बढ़े। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कोई फीडबैक हो तो फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।